बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9 एंड आल्सो क्लास 12। सो व्हाट इज सेल साइकिल? द सीरीज ऑफ इवेंट्स, द सीरीज, ये एक सीरीज है। किस चीज की है? इवेंट्स की। द सीरीज ऑफ इवेंट्स that enables a cell to divide is called cell cycle. The series of events that enables, जो कि सेल को इस काबिल बनाते हैं कि वो सेल डिवाइड कर जाए। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिसको हम बाद में मैं आपको डायग्राम के जरिए भी इसको मजीद डिटेल में समझाऊंगा। तो इस पूरी जो इवेंट की सीरीज है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है, आइदर माइटोसिस के जरिए या मियोसिस के जरिए, तो इसको कहते हैं सेल साइकिल। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ और डायग्राम के जरिए ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सेल साइकिल शुरू करने से पहले अगर इस तरह, मतलब अगर आप पेपर में भी हैं तो इस तरह का एक आप डायग्राम बनाएं, उसमें इस तरह से आप उसको तकसीम कर दें। तो सबसे पहले इधर मैंने क्या बनाया है, G1 चेक पॉइंट। अच्छा, इसमें हमारे पास दो हिस्से होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सेल साइकिल में हमारे पास, इसको हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरफेस, और एक को हम कहते हैं डिवीजन फेस। जो इंटरफेस है ये ज्यादा टाइम लेता है, ये लॉन्ग फेस है सेल साइकिल का। डिवीजन फेस जो है ये शॉर्ट फेस है। अब इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस में हमारे पास जो है G1 चेक पॉइंट होती है, हमारे पास G1 फेस होता है, S फेस होता है, हमारे पास G2 चेक पॉइंट्स होता है, G2 फेस होता है। ये हमारे जो हिस्से हैं ये हैं इंटरफेस की। डिवीजन फेस की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे
प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस वो पढ़ेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि डिवीजन में हम जो पढ़ते हैं, ये डिवीजन सारी की सारी इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अगर है तो उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा हमारे पास होता है साइटो साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास हो गया। अभी अगर आप आ जाएं इस डायग्राम पे, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले G1 चेक पॉइंट बनाए, G1 चेक पॉइंट बनाए। इसमें ये सेम इसी तरह होता है G1 चेक पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल में जा रही हैं, तो आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के गेट पे एक चौकीदार खड़ा होता है, एक गार्ड खड़ा होता है। वो चेक करता है कि हाँ ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है या नहीं है। अगर है तो उसको इजाज़त दे देता है, अगर नहीं है तो उसकी जांच पड़ताल करता है कि क्यों आए हो, किससे मिलने आए हो। तो अगर रेलिवेंट बंदा है तो फिर भी उसको जाने देगा, अगर नहीं है फॉर एग्जांपल अगर कोई टेररिस्ट वगैरह है तो उसको वो कभी अलाउ नहीं करेगा। सेम यहाँ पर केस कैसे होगा, G1 चेक पॉइंट है। जैसे ही सेल आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से सेल आ रहा है, सेल आएगा G1 चेक पॉइंट, ये G1 चेक पॉइंट इसको चेक करेगा। चेक फॉर एप्रोप्रिएट सेल साइज एंड रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर एंटरिंग इनटू G1 फेज। तो वो जो चीजें जरूरी हैं सेल को इंटर होने के लिए G1 फेज में, क्या वो इस सेल के पास हैं? तो ये G1 चेक पॉइंट जो है ये इसको चेक करेगा। अगर इसके पास सारी चीजें हैं तो देन ये अलाउ करेगा कि इंटर हो जाए इसमें। अगर नहीं है तो ये कहेगा कि नहीं भाई, आप इधर इंटर नहीं हो सकते, आप सीधा जाएं G0 फेज में। G0 फेज में सेल वो चला जाता है जिसमें मटेरियल पूरा नहीं होता। कुछ सेल ऐसे भी हैं जो परमानेंटली तौर पर इसमें रहते हैं G0 में, जैसे कि न्यूरॉन सेल हो गए, हार्ट के सेल भी इसमें रहते हैं जो परमानेंटली तौर पर रहते हैं और वो इसमें ही रहते हैं, दोबारा उनको मौका नहीं मिलता डिवाइड होने का। कुछ टेम्परेरी तौर पर आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक सेल आया जिसके पास मटेरियल पूरा नहीं था, वो G0 में गया, वहां पर उसने अपने सारा मटेरियल, जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में इंटर हो रहे होते हैं, फर्स्ट करें पासपोर्ट आपका देखा जाता है, वीजा देखा जाता है, तो वो सारी चीजें फिर अगर डॉक्यूमेंट्स कोई मिसिंग होता है तो फॉर एग्जांपल वो मंगवा लेते हैं, तो फिर वो पूरे जब हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी अपनी कंट्री में इंटर होने की इजाजत देती हैं। तो सेम यहाँ पर G1 चेक पॉइंट है, यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती, ये सारी चीजें वो थ्रू प्रॉपर चैनल वो चेक करता है कि यहाँ वाकई सारी चीजें अगर इसके पास हैं तो फिर वो अलाउ करेगा इस सेल को कि इंटर हो जा G1 फेज में। अभी जैसे ही सेल इंटर हुआ G1 फेज में तो वो क्या करेगा, यहाँ ये जो फेज है इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। G1 फेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ग्रोथ फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं सेल के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए के बेस यूनिट यहाँ पर तैयार होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गया, शुगर हो गई, फास्फेट हो गया। इसके साथ आरएनए की जरूरत होती है, वो प्रिपेयर होता है। एनर्जी भी हो एनर्जी की जरूरत होती है आगे चलने के लिए, तो वो एटीपी भी यहाँ पर बनती है। इंजाइम्स जो जरूरी होते हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं, प्रोटीन्स भी यहाँ पर बनती है। जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो फिर सेल इंटर हो जाता है एस फेज में। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, यानी कि
रेप्लिका कहते हैं कॉपी, यानी कि डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, डीएनए टू डीएनए, तो इसको रेप्लिका कहते हैं। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट हूबहू वैसे ही दूसरा डीएनए बन जाता है, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये मैं बहुत इजी है, ये अलहदा फिर मैं समझाऊंगा कि रेप्लिकेशन क्या होती है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है यहाँ पर, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हमारे पास पड़े होते हैं, ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। अगर बॉडी सेल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, ये यहाँ पर इस तरह से, इसको हम 92 नहीं कहते लेकिन डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इस तरह से पड़ा था क्रोमोसोम्स, तो इसके साथ एक और इस तरह से अटैच कॉपी बन जाती है, इस तरह से, यानी कि ये डबल हो जाती है। तो इसको हम 92 नहीं कहते यहाँ पर, लेकिन इस तरह क्योंकि ये मिले हुए होते हैं। तो ये सेल डिवीजन में हम फिर इनको अलहदा करेंगे, तो 46 एक तरफ हो जाएगा और 46 दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एस फेज। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, और डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यहाँ पर ये चीजें होती हैं। फिर जैसे सेल यहाँ से लीव करता है तो G2 चेक पॉइंट होती है, तो सेम ये चेक करती है कि ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर एंटरिंग into G2 phase, are required material for entering into G2 phase प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तमाम मटेरियल, तो फिर ये अलाउ कर देगा कि सेल को कि आप इंटर हो जाए G2 फेज में। अगर नहीं है तो फिर ये भी इसको G0 फेज में, अगर यहाँ से अगर नहीं है तो ये भी इसको किस में भेज देगा, G0 फेज में भेज देगा कि बेटा जाओ उधर से सारी चीजें पहले ले आओ और फिर मैं आपको अलाउ करूंगा G2 फेज में इंटर होने के लिए। जैसे ही सेल की तमाम अगर मटेरियल उसका पूरा है, तमाम मटेरियल से मुराद यही है कि वो चेक करेगा कि इसकी रेप्लिकेशन प्रॉपर हो गई है, डीएनए से डीएनए बन गया है, क्रोमोसोम डबल हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ कुछ एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह वो भी हैं, तो फिर ये कहेगा कि आजा बेटा आप G2 फेज के काबिल हो, तो ये G2 फेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर G2 फेज में जैसे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रियोल्स बनेंगी। ठीक है, सेंट्रियोल्स बनेगी, इस तरह से सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स में। तो इससे दो और बनेगी, इस तरह एक और सेंट्रियोल्स यहाँ पर बनेगी, जो कि ज़रूरी होती हैं सेल डिवीजन के लिए, जो कि ज़रूरी होती हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ सेंट्रियोल्स बन जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी, जैसे सेंट्रियोल की हुई है इसी तरह कुछ और मटेरियल होता है उसकी भी होगी, प्रोटीन्स भी यहाँ पर तैयार होगी, प्रिपेयर होगी, क्योंकि वो डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है। जब ये चीज़ें सारी ओके हो जाएंगी तो फिर सेल जो है वो इंटर कर जाएगा डिवीजन फेज में। डिवीजन फेज में इंटर करेगा, प्रोफेज में इंटर करेगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में इंटर करेगा। मेटाफेज में यहाँ पर एक और चेक पॉइंट होती है जिसको कहते हैं एम चेक पॉइंट या मेटाफेज चेक पॉइंट। तो वो यहाँ पर अटैचमेंट देखती है कि जो जितने क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच्ड हैं स्पिंडल फाइबर से या नहीं है, क्योंकि अगर वो अटैच हैं तो फिर तो डिवीजन मतलब 46 क्रोमोसोम्स ईच पोल पे जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो इसको प्रॉपर यहाँ पर भी चेक पॉइंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। तो यहाँ पर फिर चेक होता है, अगर मेटाफेज में सारी चीज़ें ओके हैं फिर एनाफेज में सेल, और फिर एनाफेज के बाद टीलोफेज में, टीलोफेज जब ओके हो जाता है तो फिर एंड पे साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाती है। तो इसको अभी डिटेल में ये स्टेप जो हैं ये मैं अभी डिटेल में आपको समझाता हूँ।
ये चीजें समझने से पहले आपको इसमें फर्क पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है। तो बेटा इसमें ये होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल जब डीएनए प्रेजेंट होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, इस तरह से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। अगर इस तरह से डीएनए प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। और यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है अगर ये कंडेंस होता है तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये कंडेंस हो गए, यहाँ पर ये कंडेंस हो गए तो ये क्रोमोसोम्स है। सेम चीज है यहाँ पर, ये क्रोमेटिन मटेरियल इसको हम कह रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यही जब कंडेंस होता है तो इसको फिर हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को रहती है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये भी आपको समझा दूं। अभी अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो जैसे सेल मैंने आपको कहा है कि प्रोफेज में इंटर हो जाएगा। जब सेल प्रोफेज में इंटर होगा तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी, इसमें हमारे पास एक अर्ली प्रोफेज होगा, अर्ली प्रोफेज, एक हमारे पास लेट प्रोफेज होगा। अच्छा, डिवीजन दो तरह से होती है, अगर बॉडी सेल है तो उसमें माइटोसिस होगी, और अगर हमारे पास जर्म सेल है तो उसमें हमारे पास मियासिस होगी। तो ये मैं बॉडी सेल की बात कर रहा हूँ, माइटोसिस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक अर्ली प्रोफेज होगा। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में ये होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर इनवेलप जो होती है, न्यूक्लियर इनवेलप जो होती है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, अर्ली में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। इसमें ये होता है कि यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है कंडेंस होगा, यहाँ पर कंडेंस होकर क्या बनाएगा, मैंने आपको इधर समझाया है। कंडेंस होकर जब ये इस शक्ल में आता है तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम्स बनाएगा, यानी कि वही सेम स्ट्रक्चर है, कंडेंस हो गए तो हम कह रहे हैं क्रोमोसोम बन गए। अच्छा, पढ़ने में इसको क्रोमोसोम भी पढ़ा जाता है और क्रोमोसोम भी पढ़ते हैं, तो इट्स ऑन योर चॉइस के जो आपको सुटेबल ज्यादा लगे। ये दो स्टेप्स हो गए। अभी अभी इन्हीं दो स्टेप्स को अगर उठाकर मैं लेड प्रोफेस में देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड प्रोफेस में ये जो है यहाँ न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो गई थी, यहाँ न्यूक्लियर इनवेलप जो है, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर। ये भी जो क्रोमोसोम इधर विजिबल हो गए थे ये इधर डिसअपियर हो जाएंगे। ये अगर इसको मैं डायग्राम की मदद से बनाऊं तो ये हमारे पास प्रोफेस है। तो प्रोफेस में यहाँ पर
ये इस तरह से हमारे पास ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स पहले में यानी कि ज़्यादा विज़िबल हो जाएँगे, बाद में ये डिसअपीयर हो जाएँगे और ये यहाँ पर हमारे पास इसको कहते हैं प्रोफ़ेज़। प्रोफ़ेज़ हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? प्रोफ़ेज़ के बाद दूसरा जो फ़ेज़ है, अच्छा इसको आप कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताऊँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हों। इसको अक्सर बंदे भूलते हैं, तो मैं उनको एक ट्रिक बताता हूँ। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। हमें पता है पीएमए में जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, पीएमए में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। तो इससे मतलब है प्रोफेस, इसका मतलब है मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो इस तरह आप इसको, अगर आप कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी स्टेज पहले है कौन सी बाद में, तो पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। तो आप ये इस तरह याद रख सकते हैं, इस तरह आपको नहीं भूलेगा। तो आपको तरतीब याद रहेगी कि पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेस होता है, फिर एनाफेस होता है, फिर टीलोफेस होता है। यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस और बिकम्स क्रोमोसोम्स हो गया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाएगी। तो जब ये डिसअपीयर होगी तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसमें डिसअपीयर नहीं होंगे, बल्कि इसमें या ऐसे ही इसकी ब्रेकडाउन होगी तो ये क्रोमोसोम्स इधर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो ये बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपीयर हो गई थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्रोमोसोम्स हमारे पास क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होकर क्या बन गया था, क्रोमोसोम बन गया था। तो यहाँ पर ये मतलब है कि आउट जैसे ही ये डिसअपीयर होगी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये क्रोमोसोम जो हैं ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये लेट में हमारे पास ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। पहले ये न्यूक्लियोलस में थे और न्यूक्लियर इन्वेलप जब ब्रेकडाउन हुई तो फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे लेट में। तो हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास फिर इसके बाद आता है मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज में क्या होता है, इसमें पहले एक मेटाफेज चेक पॉइंट भी होती है। मेटाफेज चेक पॉइंट चेक करती है कि जितने क्रोमोसोम्स हैं तो वो क्या स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं या नहीं हो गए। तो मेटाफेज में आप ये बात याद रखें कि इसमें मेटाफेज प्लेट बनती है। इसमें मेटाफेज प्लेट बनती है, जिसको अगर दूसरा हम कैसे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है ना, ये ज़मीन का स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है। तो ज़मीन को जो 2 हिस्सों में जो लाइन इधर से जुदा कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं, ज़मीन की इस जगह हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। तो यहाँ पर ये सेम इस तरह का ये जो सेल का स्ट्रक्चर्स होता है, तो क्रोमोसोम्स अपने आप को इस इक्वेटर पे आकर अरेंज करते हैं इस तरह से। क्योंकि एस फेस में मैंने आपको कहा था ये डबल तो हो गए थे, इस तरह अटैच हैं आपस में। 46 थे तो 92 तो हो गए थे इस तरह से, लेकिन हैं अभी तक भी अटैच, जुदा नहीं हुए। तो ये अपने आप को अरेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और ज़मीन को जैसे हम इधर ये जो लाइन होती है ज़मीन की, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो ये इक्वेटर क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका दूसरा नाम है इक्वेटोरियल प्लेट। इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं
और इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेटाफेज में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को सेंटर में अरेंज कर देते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं। और इसमें हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था, इसमें सेंट्रियोल की कॉपी भी बन गई थी। मैंने आपको बताया था G2 फेज में जो है सेंट्रियोल की कॉपी बनी थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोफेस है, इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये भी है कि सेंट्रियोल जो होती हैं, यहाँ पर सेंट्रियोल पड़े होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स हैं, ये इस तरह सेंट्रियोल्स होती हैं। तो ये मूव करना शुरू कर दें अपोजिट, यानी कि एक सेंट्रियोल्स इस तरफ मूव करेगा और एक यहाँ पर मूव करेगा, यानी कि ये इनकी हरकत शुरू हो जाती है। तो सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल। यहाँ पर ये अपोजिट पोल में, ये प्रोफेस में हो रहा था कि अपोजिट पोल की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं। और मेटाफेज में अगर हम देखें तो ये इनकी जो सेंट्रियोल्स हैं, ये अपोजिट साइड पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर सेंट्रियोल है, यहाँ पर भी एक सेंट्रियोल है। और इनसे मेटाफेज में क्या होता है, इनसे स्पिंडल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही स्पिंडल्स इधर से अभी निकलना शुरू हो गए हैं, और यहाँ से ये सारे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक खास एरिया होता है, ये सेंट्रोमियर की एक खास जगह होती है, ये इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर की जिस जगह पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं काइनेटो काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर जो ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और ये फिर खींचेगा नेक्स्ट स्टेज में। तो हम देखेंगे कि किस तरह होते हैं। ये इसी की मदद से, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हो रही हैं इधर, और इसी की मदद से हमारे पास क्या बन रहा है, ये इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे इस तरह अटैच होते हैं और ये सारे इक्वेटर पे आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये जगह जो है ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेट भी इसको कहते हैं। ये मेटाफेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी दूसरा स्टेप है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये देखें। जो मेटाफेज में हुआ था, तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकले थे, तो ये जो है यहाँ पर ये खींचते हैं, खिंचाव पैदा होता है। जैसे खिंचाव पैदा होता है तो इसमें क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से अलहदा हो जाएंगे। और यहाँ पर भी सेंट्रियोल था, तो पहले मिले हुए थे, इसमें देखें आप, यहाँ पर मिले हुए हैं, इसमें यहाँ पर दो मिले हुए हैं, पेयर है। तो जैसे इसमें कंस्ट्रिक्शन पैदा होगी, एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर में कंस्ट्रिक्शन पैदा होगी, तो इसमें क्या होगा, तो ये इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से ये जो दूसरा था, ये
कॉपीज जो अटैच थी तो ये अपोजिट ये इधर खींचेगा, तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह हो जाएगा, एक इस तरफ आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर दूसरी कॉपी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये शुरू हो गई है। तो अभी क्या होगा, इसमें एनाफेस में ये सारे के सारे ये इस पोल पे पहुंच जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे इसमें, और 46 क्रोमोसोम जो हैं वो इस जगह पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास होगा टीलोफेस। टीलोफेस में क्या होगा, टीलोफेस में ये होगा कि जब ये अपोजिट पोल पे फर्स्ट ये अपोजिट पोल पे जब ये पहुंच जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स इधर, 46 क्रोमोसोम इधर, और सेंट्रियोल्स इसके अपने सेंट्रियोल्स पड़े हैं, इसके अपने हैं, तो इसमें इसके इर्द गिर्द क्या शुरू हो जाएगी, तो क्रोमोसोम के इर्द गिर्द यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अर्ली प्रोफेज में डिसअपियर होना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से अपीयर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ अगर अर्ली प्रोफेज की बात करें तो अर्ली प्रोफेज में हमने देखा था, अर्ली प्रोफेज में हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हुई थी वो डिसअपियर हो गई थी, तो अभी वो दोबारा क्या होगी, और यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में तब्दील हुआ था। तो बिल्कुल ये प्रोफेज का आप उलट लिखेंगे, आप टेलोफेज में प्रोफेज का उलट लिखेंगे। जैसे ही आप उलट लिखेंगे तो समझो कि आपने सही लिखा है सर। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन, तो हम वो वहां पर ब्रेकडाउन हो गई, अभी क्या होगी, अभी मेकअप शुरू हो जाएगा, उसका बनना शुरू हो जाएगी, उसकी प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगी, और इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था पहले, यहाँ पर इस स्टेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस हुआ था प्रोफेस में, तो अभी वो दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा टीलोफेस में। और जब ये सारा हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम भी बन गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी अपीयर होना दोबारा शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट हो जाएंगे, दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें एंड पे होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे झरी बनना शुरू हो जाएगी, ये झरी जो है ये डीपन हो जाएगी और सेल जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो ये आपके मतलब यहाँ पर बस आपने टीलोफेस में ये हो गया। साइटोकाइनेसिस में आपने क्या इधर बताना है कि एक जो फरो होती है, एक जो फरो होती है वो अपीयर होती है, और इस तरह मतलब है कि ये सेल को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी इनटू टू, एक सेल से दो बन गए, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, और सारा मटेरियल इसमें ओके है। फिर ये सेल कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा जी नॉट फेज में, और वहां पर सारा मटेरियल प्रिपेयर करेगा। उसके बाद ये G1 चेक पॉइंट से गुजरेगा, चेक पॉइंट उसको चेक करके फिर G1 फेज में इंटर हो जाएगी, और इस तरह से फिर ये दोबारा से सेल साइकिल में आ जाएगा, दोबारा से ये यहाँ इवेंट्स में आ जाएगा। सारी चीजें जब इसकी प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर G1 फेज में इंटर करेगा, S फेज में इंटर करेगा, फिर G2 चेक पॉइंट, और फिर G2 फेज में, और फिर इस तरह डिवीजन इसकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मजीद अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं
लेक्चर दूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।